अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर दीक्षित हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, जिन्होंने किसान के हितों के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आपको बता दें कि शेखर दीक्षित इस वक्त राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनकी उम्र मात्र 33 साल की है। हमसे रूबरू हैं बात करने की प्रभात साक्षी के लिए, इन्होंने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर जी नमस्कार, आपका प्रभात साक्षी में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किसान मंच के लिए आप इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं, कैसा मतलब इसको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। माफ़ी चाहूँगा, मेरी 33 नहीं 37 साल उम्र है। और दूसरी बात यह है कि मैं पिछले 20 सालों से निरंतर किसानों की सेवा में तत्पर हूँ। और मैंने ये प्रेरणा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह साहब से ली थी और उन्हीं के साथ मैं काम करता रहा। और 2008 में उनके निधन के पश्चात मैंने किसान मंच को बढ़ाने का, फिर इसको अन्य प्रदेशों में ले जाने का और किसानों की बात को मुख्य पटल पर रखने के लिए जो संभव प्रयास थे वो सारे के सारे प्रयास किए। और इसलिए इस तरफ से मुझे तो लगभग 20 साल होने को आ रहे हैं कि मैं इस क्षेत्र में। शेखर, एक चीज़ बताएं कि इतना लंबा समय फिर आप बता रहे थे 20 साल हो चुका है, तो आपने किसान के हितों को लेकर ही क्यों अपने राजनीति के लिए चुना? और भी बड़ी पार्टियों में आपको मौका मिल सकता था। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अन्य पार्टियों में मौका मिल सकता था, अन्ना मूवमेंट में भी मैं उत्तर प्रदेश का संयोजक रहा। लेकिन सवाल ये है कि हमारा अपना ये मानना है और हमारे लोगों का ये मानना है कि जब तक देश में किसान के हालात नहीं सुधरेंगे तब तक आप देश में कोई विकास नहीं कर सकते। विकास ढकोसले हैं। आप आज शहर बसाते जा रहे हैं और इन शहरों का क्या मापदंड है? आज शहरों में बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, आज शहरों में सफाई नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, आज शहरों में खाने को शुद्ध खाना तक नहीं है। आप बेसिक चीज़ों से वंचित हैं और आप उसके बाद आप मेट्रो सिटी और आप बुलेट ट्रेन जैसी बातें करके खुश तो हो सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। देश को अगर संपन्न बनाना है तो किसान को संपन्न बनाना होगा। ये महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, ये अन्य महापुरुषों ने भी कहा था और यही एक असल में सत्य है। एक चीज़ और, जैसे अगर बात करें किसानों को लेकर कि जिस नेता ने भी किसानों का साथ दिया है या उनके लिए आवाज़ उठाई है, तो क्यों मतलब ऐसा क्यों नहीं लगता कि उनको आगे बढ़ने के लिए कौन उनको रोकता है? अभी से अगर हम बात करें, आप किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी देखा जाए तो एक अलग ही स्तर बन जाता है, फिर चाहे वो पॉलिटिकली तौर पर हो या बैंक मनी को लेकर हो। लेकिन किसान नेता क्यों पीछे रह जाता है? देखिए, बेसिक दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि हमारे देश में किसान ही किसान नेता को आगे नहीं बढ़ने देता है। वो इसलिए क्योंकि हमारा किसान वोटर नहीं है, वोटर जाति है, वोटर धर्म है। हम पिछले लंबे समय से ये अपने भाइयों से बहनों से अपील करते आए कि आप धर्म और जाति को छोड़कर अपने विकास और अपने बच्चों के विकास को लेकर अगर वोट दें तो देश के हालात शायद बदल जाएंगे। लेकिन कुछ हद तक हम कामयाब भी हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इन विषयों पे बात करते और हमारे साथ हैं और बहुत सारे लोगों को भी समझाना बाकी है। दूसरी बात कि कुछ लोग जो ग्रामीण अंचल से निकल के आए किसानों की राजनीति करने के, उन्होंने किसानों को वोट बैंक और बात की तरह तो बुना, लेकिन बाद में उन्होंने उसको एक तरीके से राजनीतिक ग्रोथ का एक जरिया बना लिया कि राजनीतिक विकास कैसे हो। इस कारण से किसान भी आज पिछड़ा है और मजदूर भी आज पिछड़ा है इस देश में। कारण सिर्फ यही है। किसानों को लेकर बात करें तो अभी किसानों का एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है किसान बिल को लेकर। उस बिल को लेकर पहले तो अपनी राय मैं जानना चाहता हूँ। किसान बिल को लेकर आखिर आपकी राय पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? देखिए, बिल को लेके मैं अपनी राय कई बार दे चुका हूँ और बिल में सबसे पहले हमने रिएक्शन दिया था। सबसे पहले देश में हमने बिल को लेके बात की थी। सबसे पहले मीडिया ने भी हमारी बात कही, फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उस बात को फॉलो किया। हम खराब मंडी व्यवस्था से पिछले 20 सालों से लड़ते आ रहे हैं, जूझते आ रहे हैं। हम चाहते थे कि मंडी में हमारी उपज का हमको सही मूल्य मिले। मंडी व्यवस्था ध्वस्त हुई तो इससे नुकसान उन लोगों को हुआ जो मंडी के बिचौलिए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब बात करें बिल की तो बिल में किसान के लिए सिक्योरिटी नहीं है।
हमने कहा कि आज आप छोटी सी ज़मीन बटाई पे देते हैं तो आप उसको किसी बड़े आदमी से वापस लेना बड़ा मुश्किल काम है। आप बड़े बड़े उद्योगपतियों को अगर अपनी ज़मीन देंगे और फिर उनसे वापस पाना, ये तो मतलब मुझे तो लगता है कि नामुमकिन जैसा है, ये वापस मिलेगी नहीं और उन्हीं के हाथ चली जाएगी। दूसरी चीज़, आप उसके लिए कोर्ट में अपील भी नहीं कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी ने या तो ये बिल पढ़ा नहीं, या उन्होंने इस विषय पे सोचा नहीं, या उन्होंने सोचा कि शायद किसान इसको बोलेगा नहीं। तो तकनीक से किसान को जोड़ना, किसान के व्यापार को बढ़ाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी तो कल को हम आज देश में जो मजदूरी की संख्या बढ़ी है वो इस वजह से बढ़ी क्योंकि किसानी कम हुई है। तो भविष्य में ये किसान खत्म होकर मजदूर हो जाएंगे। तो आप चाहते क्या हैं कि देश ऐसे जगह आके खड़ा हो जाए जहाँ हर चौराहे पे एक नया झगड़ा, एक नया लड़ाई उत्पन्न हो जाए? तो आपको इन सब बातों के लिए प्लस फसल का सही मूल्य, आप कह रहे हैं फसल का सही मूल्य मिलेगा, आपको लिख के देने में क्या समस्या है? आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो दो पहलू हैं कि अगर आप तकनीक से और टेक्नोलॉजी से किसान को जोड़ना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप जोड़िए, बहुत अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन बाकी जो आपने उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए इसमें बहुत सारे प्रोविज़न रखे थे छुपा के कि उनको बहुत सारा लाभ होगा, इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं इसका अमेंडमेंट आप चेंज करें और बिल का नया प्रस्ताव लाएँ। और दूसरी बात, अगर देश का 10% में बहुत बार हम लोग के सामने बात आती है, लोग ये कहते हैं कि भाजपा के कई नेताओं ने कहा कि देश का 50% किसान चाहता है, विरोध नहीं कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अगर 25% आबादी भी आपका विरोध कर रही है तो आपको उस पर सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और उस पर बदलाव की गुंजाइश रखनी चाहिए। ये राजधर्म का हट तो हो सकता है कि हम लाए हैं, हम वापस नहीं लेंगे, ये लोकतंत्र की कोई परिभाषा नहीं है, लोकतंत्र को तार तार कर देने वाली परिभाषा है। लेकिन शेखर जी, अगर बात करें, देखिए केंद्र में लगातार बैठकें हो रही है किसान की तरफ और केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र लगातार कह रही है कि किसान बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है इससे किसान को नुकसान पहुँचे। किसान लगातार कई समय से बॉर्डर पर देखिए बैठे हुए हैं, हड़ताल कर रहे हैं, उनकी मांग है कि इस बिल को ख़त्म किया जाए। इसमें कई किसानों की जान भी गई है। आखिर केंद्र सरकार ऐसा, मतलब मैं जाना, आखिर केंद्र सरकार ऐसा क्या है कि उस बिल को क्यों नहीं वो हटा रही है? मतलब इतनी किसानों की जान जा चुकी है लेकिन केंद्र सरकार को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या वजह क्या हो सकती है इसकी? मतलब इतनी जान जाने के बाद भी केंद्र सरकार उस बिल के पास कराने के पीछे पड़ा हुआ है। देखिए, केंद्र के साथ अपनी एक मजबूरी है। केंद्र ने बिना किसानों को जानकारी दिए, बिना उन लोगों से वार्ता किए जो कृषि में कार्यरत थे, इस बिल को जैसे रातों रात वो सारी चीज़ें पास कर देते हैं, उन्होंने उठा के तानाशाही की तरीके इसको पास कर दिया। इस पे उन्होंने, बट नेचुरल है, जिस तरीके से अडानी और अंबानी ने अपनी कार्यशैली शुरू करी या बाहर के इन्वेस्टर्स ने कार्यशैली शुरू करी, तो इसमें बहुत सारा फंड इन्वेस्ट हुआ होगा, बहुत बड़ा पैसा लगा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ ये दिक्कत होगी, अगर वो बिल वापस लेते हैं तो जो पैसा आया है उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? और बिल्कुल प्रधानमंत्री जी अड़िग हैं तो हमको ये भी कहने में गुरेज नहीं है कि पैसा 1 नंबर भी आया होगा और पैसा 2 नंबर भी आया होगा। उस पैसे को एडजस्ट ना करवा पाने के पीछे भी ये एक समस्या है कि इस बिल पे अड़ गए हैं कि हम वापस नहीं ले सकते हैं। अन्यथा बात बैठकों की है तो हर बैठक में स्पष्ट रूप से, लिखित रूप से, साफ साफ हम अपनी जो बातें हैं बता चुके हैं कि ये इसमें गलत है, ऐसा हमने कहा एमएसपी तय होनी चाहिए, हमने कहा हमको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हमने कहा बाकी बातें। लेकिन सरकार कुछ भी लिख के देने को नहीं तैयार है। सरकार सिर्फ मीडिया के सामने आके 4 शब्द कह देती है कि हम तैयार हैं, लेकिन एक्चुअल में कहीं भी तैयार नहीं है। इसीलिए ये रेगुलर आंदोलन चलता जा रहा है। दूसरी चीज़, हम देखिए आपको एक बात और बताएं कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार सोचे कि ये आंदोलन 5 महीने, 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए और टूट जाएगा, छूट जाएगा। किसान शांत नहीं होता है। अगर उसको बात समझ में आ गई तो आप ये समझ लीजिए कि देश का हाथी है वो, जिधर चलेगा वैसा ही फसल फिर दिखेगी। ये बात राजनीति में समझ में आनी चाहिए सत्ताधारी लोगों को। किसान जिसके विरोध में गया है, फिर उसका खात्मा तो हुआ ही है। कांग्रेस उसके सामने उदाहरण भी है। अगर बात करें हम राष्ट्रीय किसान मंच की, तो क्या राष्ट्रीय किसान मंच ने भी इस बिल को लेकर कोई आंदोलन, कोई विरोध किया क्या? हाँ, हमने विरोध किया और लोकल स्तर पे जब बहुत सारे हमारे नेताओं को भी नज़रबंद किया गया, जिला स्तर पे भी हमारे नेताओं को नज़रबंद किया गया,
और हमने लिखित में भी अपना विरोध दर्ज कराया। हमने तोमर जी को भी चिट्ठियां भेजी, हमने प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखे, हमने बहुत सारे पत्र जो है बहुतायत में लिखवा के कि श्रृंखला के रूप में भी उनको भेजे और उनको लगातार हमने समझाने का काम किया कि ये ठीक नहीं है, आप इसको वापस ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो अड़िग हैं कि हम, उनका सिर्फ ये कहना है कि हम बिल नहीं वापस लेंगे और कुछ चेंज होना है तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं। तो बात करने का जो तरीका है वो लगता नहीं है कि वो चेंज भी करना चाहते हैं, वो इसको एज इट इज़ होल्ड करना चाहते हैं कि जब किसान थक जाएगा, उनको लगता है ऐसा, और जब ये बात शांत हो जाएगी तो हम इसको धीमे से जैसे सारी चीज़ें पास करा लेते हैं पास करा लेंगे। लेकिन मैं ये बात बताना चाहूँगा कि किसान बेवकूफ़ नहीं है और दूसरी बात वो शांत भी नहीं होगा। ठीक है, उसके साथ मजबूरी है, फसल बुआई भी करनी होती है, कटाई भी करनी होती है, समय पे जाना भी होता है, समय पे आना भी होता है। पर हम जब इतने वातावरण से लंबे समय तक लड़ते लड़ते नहीं थके तो फिलहाल आपसे लड़के भी थकने वालों में से नहीं है। जाहिर है कि किसानों को लेकर जितनी जल्दी ये फैसला आ जाए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि इसमें किसानों की सिर्फ मौतें हो रही हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर हम किसानों से हटकर अब बात करें 2022 को लेकर, 2022 को लेकर आपका क्या एक्शन है और किस पार्टी को सपोर्ट करने का कुछ आपका विचार है क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान नेता कार्यरत हैं और उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान संगठन कार्यरत हैं, हमारी लगभग उन सबसे बातचीत चल रही है, हमारी उनसे बातचीत हो रही है और हमारा ये मानना है कि 2022 के इलेक्शन में किसानों को प्रतिनिधित्व अपना स्वयं करना चाहिए, किसी को सपोर्ट दे के नहीं करना चाहिए और हमको अपनी ताकत के साथ स्वयं आगे आना चाहिए। हमारे भाइयों को भी लगे कि हमारे बीच का कोई आदमी हमारे बीच में आ रहा है और 403 की 403 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो मतलब कह सकते हैं आप अपने पार्टी जो राष्ट्रीय किसान मंच है उससे अब कैंडिडेट खड़े करेंगे आप? देखिए, इस बार हम लोग ने बिल्कुल सोचा है, क्योंकि किसी को भी समर्थन देने से कोई लाभ नहीं होता है। समर्थन हम सभी पार्टियों को दे चुके हैं। हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार देख चुके हैं, हम समाजवादी पार्टी की सरकार देख चुके हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार देख चुके हैं। कांग्रेस तो फिलहाल प्रदेश में नहीं आई, लेकिन कांग्रेस का भी हम भट्टा पासवाल का किस्सा भूले नहीं हैं और तो इन सब बातों को देखते हुए हमको लगता है कि अब किसानों को स्वयं आगे आना चाहिए, यही एक विकल्प होगा। तो इसके लिए अगर आपने 22 को लेकर कुछ अगर विचार बनाया तो कितने कैंडिडेट कुछ उम्मीद की आप तैयार कर सकते हैं? हम चुनाव लड़ेंगे तो हम 403 सीटों पे पूरा का पूरा चुनाव लड़ लेंगे और ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव लड़ने में कोई दिक्कत होगी और हमारी इंटरनल तैयारी है, हमारा अपना संगठन मजबूत है और हमारे कार्यकर्ता लगभग सभी जगह हैं और साथ में अन्य जो किसान संगठन अभी सिर्फ किसानों की सेवा के लिए कार्यरत हैं, उन सबसे लगभग 40 संगठन हमारे साथ हैं इस वक्त और उन सबसे हमारी लगातार बात चल रही है और शायद 15-20 दिन में हम लोग इस पर फैसला भी ले लेंगे कि किस तरीके से हमको इसको आगे लाना है। अगर चुनाव की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो मान सकते हैं कि वहाँ पर किसान ज़्यादा हैं तो आप अपना कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं तो वोट मिली उम्मीद है, लेकिन शहर सिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे? शहर में तो किसान तो है नहीं, वहाँ तो ज़्यादातर सब पार्टी, जिसकी पार्टी होगी उसी के लोग वोट देंगे। शहर को कैसे इसको कंट्रोल करेंगे? हम लखनऊ में बैठे हैं, लखनऊ में मोहनलालगंज गांव है, लखनऊ में बख्शी के तालाब गांव है, लखनऊ में सरोजनी नगर आदि गांव है, लखनऊ में मलियाबाद गांव है। आप ऐसा मानिए कि कोई भी शहर ऐसा नहीं होगा जिसकी 60% से ज़्यादा आबादी गांव की ना हो। तो हम असर नहीं डालेंगे ऐसा नहीं है, हम असर पूरा डालेंगे और भरपूर डालेंगे। तो जाहिर है कि किसान में आप वोट अगर कैंडिडेट खड़े करते हैं तो उम्मीद कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि किसान इस बार अपना परचम ज़रूर लहराएगा। अगर हम बात करें आपके अपनी ज़िंदगी को लेकर, मतलब आपका नज़रिया कैसे पॉलिटिक्स लाइन में गया? देखिए, राजनीतिक नज़रिया तो ऐसा है, लोकतंत्र है। मतलब आपकी क्या फैमिली बैकग्राउंड से भी कोई पॉलिटिक्स रहे हैं कि नहीं आपने शुरुआत किया है? नहीं, हमारे फैमिली में ऐसे पॉलिटिक्स मतलब डायरेक्ट कोई ब्लड रिलेशन में कोई पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ परिवार में कई लोग राजनीति में रहे और परिवार में कई लोगों ने राजनीति की, लेकिन मेरी फ़िलहाल अपनी पीढ़ी में किसी ने राजनीति नहीं की। उसमें समाज सेवा, हालांकि राजनीति और समाज सेवा अलग अलग भी है, एक भी है, तो मैं ही इस पर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कैसे आपका मूव कैसे इसमें आया? देखिए, जैसे कि पहले मैंने पूछा था कि आप राजनीति में आए तो आपने किसान को ही क्यों चुना,
आप चाहते तो अपनी एक अलग, अब जो अलग अलग जातियों का चल रहा है, मैं यादव जात का, मैं क्षत्रिय समाज का, मैं वैश्य समाज का, तो आपने उसको ना चुन के आपने सीधे अपना एक ही मतलब किसान को ही क्यों चुना? वही तो मैंने पूछा था। तो अब किसान, आप ये मेरा अब दूसरा अगला सवाल ये है, पॉलिटिक्स लाइन में कैसे आपका होना हुआ? देखिए, मेरा राजनीति में तो मैं नहीं आया था। मैं आया सामाजिक सेवा में था। मेरा अपना सपना था कि गांव समृद्ध होने चाहिए। मैं बचपन में जब गांव घूमता था, दोस्तों के गांव घूमता था, आसपास के गांव जाता था, तो वहाँ जो आनंद आता था वो आनंद कभी शहरों में नहीं मिलता था। तो मुझे लगता था इनको और पॉलिश्ड होना चाहिए। गांव में सब कुछ है, अच्छा नेचर है, अच्छी चीज़ें हैं, पॉलिश्ड चीज़ें नहीं हैं, चीज़ों का अभी जागरूकता नहीं है। तो मुझे लगता था यहाँ ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसके लिए मैंने काम करना शुरू किया। काम जब शुरू किया तो बहुत सारे लोगों के पास गया, सीखने के लिए बहुत सारे लोगों के पास गया। उसी कड़ी में सीखते सीखते मैं वीपी सिंह साहब के साथ भी जुड़ गया और उनके साथ सीखा। और मुझे यही समझ में आया कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। और राजनीति की परिभाषा यही है कि अगर आप देश हित के लिए नहीं सोचते हैं तो वो असल राजनीति नहीं है। अगर आप जाति की बात करते हैं, अगर आप धर्म की बात करते हैं, तो आप एक बात कर रहे हैं, आप एक निजी पहलू की बात कर रहे हैं। ये देश की बात कहाँ से? और अगर देश हित की बात नहीं है तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर आपको राजनीति इसलिए करनी है कि आपको रसूख चाहिए, अगर आपको राजनीति इसलिए करनी है कि आपको अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, अगर आपको राजनीति इसलिए करनी है कि आपको अच्छा व्यापार चाहिए, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को व्यापारी बन के ही दूर रहना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शेखर दीक्षित जी, जिन्होंने इतनी अच्छी बातें बताई। मैं इसमें एक लाइन थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूँ। ये बात सच्चाई है कि किसानों को लेकर सोचते समय लेकिन करता कोई नहीं है। किसान, एक लाइन जो बहुत फेमस है, जय जवान जय किसान। जय जवान भी है, जय किसान भी है, लेकिन जय सिर्फ एक लाइन में किताबों में ही लिखी जाती है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। आज भी किसान है, खेती करता है, जब उसमें कमी आती है पैसों की या परिवार जब दुखी होता है तो किसान आज भी फांसी देकर अपनी जान देता है। मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा प्रवास साक्षी की तरफ से कि जो भी किसान के हित के लिए उसकी आवाज़ उठाए तो केवल आवाज़ ही ना उठाए, किसानों के लिए कुछ करके भी दिखाए। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रवास साक्षी, लखनऊ।